नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस के जो 3000 एमसीक्यूज है, उसमें हम बात करने वाले हैं। यह पार्ट नंबर आपका 10 रहने वाला है। इसके पहले 9 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करते हैं और इसके जो प्रीवियस पार्ट हैं जिसका आई बटन पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम 450 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 451 टू 500 क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक ये 50% अटेंड कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा विद डिटेल के साथ। प्रश्न है कि अरब आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, अरब आक्रमण के संबंध में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि राजस्थान के स्थानीय शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। और क्या था? अरबों ने पश्चिम भारत में बस्तियां स्थापित की थी, लेकिन अरब के लोग केवल विजेता बनकर ही भारत आए थे। यह कथन अरब आक्रमण के संबंध में सही नहीं है। तो अरब आक्रमण के संबंध में सही कथन क्या है कि राजस्थान के स्थानीय शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था और अरबों ने पश्चिम भारत में बस्तियां स्थापित की थी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? तो वह कहलाती है आपकी हैंदव धर्मोद धारक। जी हाँ, शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की? कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की? अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों का फीडबैक क्या होगा? हैंदव धर्मोधारक। देखिए, राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। शिवाजी के माता जी का देहांत हो गया था। इस कारण से 1674 में 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, और किस किले में किया गया था? रायगढ़ के किले में किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? देखिए, संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करना राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के सत्र का सत्रावसान करना भी प्राप्त है। लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, लेकिन संसद का स्थगन जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि 1858 के ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो 1858 के ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक्ट जो है कौन सा कथन असत्य है, यह हमें बताना है। देखिए, 1858 ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक्ट जो है, इस एक्ट के द्वारा देश के सभी शासकों को यह विश्वास कराया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर छीन ली गई। इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने निर्णय किया कि वे भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से सेना में यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात कम करना और भारतीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह 1858 के ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक्ट के संबंध में असत्य दिया गया है। तो दूसरा वाला असत्य दिया गया है, पहला, तीसरा, चौथा सत्य दिया गया है। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तो असत्य हमें बताना है, तो केवल 2 वाला असत्य है, बाकी सत्य दिए गए। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा जीते गए राजपूतों राज्यों का सही क्रम कौन सा है? अकबर द्वारा जीते गए राजपूत राज्यों का सही क्रम। तो मेवाड़ हो गया यानी चित्तौड़, रणथंभौर हो गया, कलिंजर यानी बीकानेर, मारवाड़ यानी जैसलमेर।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक कालिक सामाजिक संगठन कि जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी, और इसके साथ साथ आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिया गया है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऋग्वैदिक के जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। तो जो कथन यहाँ पे सत्य है वह हम बताएंगे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? प्रश्न आ गया, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 275 बार। कहीं कहीं आपको 270 बार भी मिलेगा लिखा हुआ है, लेकिन 275 बार जो है ऋग्वेद में जनसंख्या जन का उल्लेख किया गया है। और 270 बार किसका किया गया था? विष का। अगर प्रश्न आता है विष, विष का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 270 बार किया गया है। और 275 बार किसका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? जन शब्द का। और ऋचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 ये सही बातें दी गई जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पठार और अवस्थित दिए गए, पठार से संबंधित है। ईरान का पठार, तो ईरान का जो पठार है पश्चिम एशिया मध्य एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे एल्ब्रस एवं जाग्रोस पर्वत के मध्य स्थित है। अनातोलिया का पठार पांटिक एवं टॉरस पर्वत के मध्य स्थित है। अनातोलिया पठार तुर्की में स्थित एक एशिया लघु उच्च भूमि का आंतरिक भाग है। तो पॉन्टिक और टॉरस, यह उत्तर में पॉन्टिक पर्वत और दक्षिण में वृषभ पर्वत से घिरा हुआ है। यह कह सकते हैं पॉन्टिक और टॉरस पर्वत के मध्य। तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार की बात की जाती है तो क्यून लुनसान एवं तियनसान पर्वत के मध्य स्थित है। ये तिब्बत का पठार मध्य एशिया में है। ये विशाल पठार है, ऊंचाई वाला। ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। तो ये सभी ऑप्शन जो है सुमेलित दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्रो वनों का विकास निम्नलिखित में से किन डेल्टाई प्रदेशों में होता है? मैग्रो वन का विकास किन डेल्टाई प्रदेशों में होता है? तो वह महानदी और गोदावरी। मैग्रो वनों का विकास किन डेल्टाई प्रदेशों में होता है? तो राइट ऑप्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, महानदी और गोदावरी की बात करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, वह बिहार का निर्विवाद स्वामी था। शेरशाह के संबंध में सही कथन, तो वह बिहार का निर्विवाद स्वामी था और शेरशाह ने लगभग 5 वर्षों तक शासन किया। शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संपूर्ण साम्राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना था और वह मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता था। उसकी सेना 1200 हाथी शामिल थे, ये भी सही है, लेकिन वह एक तुर्क सरदार था, यह कथन गलत है।
बी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी ए सी डी ये तीनों सही दिए गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं। अब चक्रवात और क्षेत्र संबंधी देखेंगे, सूची दी गई है तो आप लोगों की स्क्रीन पर है। चक्रवात और क्षेत्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो विली विली चक्रवात, विली विली चक्रवात, तो ये आपके किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाता है। और हरिकेन चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हो जाता है। टाइफून जो चक्रवात है यह आपके चीन से संबंधित हो जाता है। और बागियो का जो चक्रवात है वह फिलीपीन से संबंधित हो जाता है। यानी जो बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर दिया गया है आप लोगों के। सामाजिक न्याय के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है। सामाजिक न्याय, देखिए न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने योग्य प्रवृत्तियां जरूरी भी हैं। और समान अवसरों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों न्यायिक सामाजिक न्याय के संबंध में सत्य दिए गए हैं। लेकिन रहन सहन के तरीके में समानता और एक रूपता प्रदान करना तो ये गलत है। रहन सहन इम्पोर्टेंट नहीं सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय के लिए इम्पोर्टेंट है 1, 2, 3 ऑप्शन, यानी जो बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संगम साहित्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सोशल साइंस में कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संगम साहित्य के संबंध में जो कथन सत्य दिया गया कि संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था। यह राजा के आश्रय में आयोजित होता था। संगम साहित्य, लेकिन दोस्तों यह मुजरिस में संगम राजाश्रय में आयोजित होते थे, यह आपका गलत दिया गया है। और शिक्षा और साहित्य की वजह से संगम को संगम युग स्वर्णिम काल कहा जाता है। और यह तमिल भाषा से संबंधित है, इसलिए यह संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था और यह राजा के आश्रयों में आयोजित होता था। और संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया। संपूर्ण संगम साहित्य में जो टोटल आपकी कवि है 473 कवि थी, जिसमें से आपके 2381 टोटल रचनाएं थी। तो संगम साहित्य किसे कहते हैं दोस्तों? संगम साहित्य, ये तमिल साहित्य को संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे संगम नामक संघों में रचित और संकलित। अगला है न्याय प्रश्न पूछा गया है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न की न्याय पंचायत के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है कि न्याय पंचायत सभी राज्यों में कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात है। न्याय पंचायत के सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। न्याय पंचायत को अपराधियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है कि जो अपराधी है उन पर जुर्माना लगाए, यह न्याय पंचायतों का अधिकार नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है सही दी गई, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले लोकप्रिय सिपाहियों के विद्रोह हुए थे? तो वह कहलाता है वेल्लूर और बैरकपुर। वेल्लूर और बैरकपुर स्थान पर 1857 के विद्रोह से पहले लोकप्रिय सिपाहियों के विद्रोह हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है
कि भारत में व्यावसायिक बैंकों के कार्यों में क्या शामिल है। तो व्यावसायिक बैंक में ये ग्राहकों की ओर से अंश पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। इसके साथ वसीयतों के न्यासी प्रबंधकर्ता का दायित्व भी निभाता है। तो दोनों बातें भारत में व्यावसायिक बैंक से संबंध में सही दी गई हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों बातें हमारी सत्य दी गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति है। 2011 की जनगणना से 2 से 3 प्रश्न आए गए, ध्यान दीजिएगा। जनगणना से कभी कभी 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो जनगणना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है? जिसकी आयु 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझकर पढ़ एवं लिख सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि इसके शीर्ष भाग में 3 शेर हैं, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके आधार में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ और मध्य में चक्र है, बिल्कुल सही बात है। इसके शीर्ष के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 2 और 3 ये तीनों बातें सही दी गई हैं, इसलिए सी ऑप्शन को हम चयन करेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगला, मुगल साम्राज्य के पतन में किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मुगल साम्राज्य के पतन में खेतिहर समुदाय और जमींदार क्रम से सामान्य जातियां सूद और ऊंची जातियों के थे और अपृश्यत जातियों की भूमिहीन बना दिया गया था। जो अपृश्यत जातियां थी उनको भूमिहीन बना दिया गया था। तो 2 बातें हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के महत्वपूर्ण कारक हैं। और भागवत संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व भक्ति एवं अहिंसा है। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा निवेदन है। 6ठी सदी में आकर विश्व की गणना और शिव ब्रह्मा के साथ होने लगी थी, लेकिन भागवत पुराण ब्रह्मा को समर्पित पुस्तक है, यह कथन गलत है। तो भागवत के संबंध में ये तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुप गल्लू पिक लिहाल एवं टेक्कल कोटा में क्या समानता है? तो तीनों जो है शैल चित्र स्थल है। आपका कुप गल्लू, पिकलिहाल, टेक्कल कोटा, इसमें क्या समानता है कि तीनों क्या है? शैल चित्र स्थल है। अगला, हड़प्पाई बांटों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, हड़प्पाई बांटों के संबंध में देखा जाए कि बांट का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था। बांट निशान रहित तथा घनाकार होते थे जो बांट हुआ करते थे, लेकिन इन बांट का निचला मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था, यह कथन गलत दिया गया है। तो बांट क्या है? निशान रहित तथा घनाकार होता था और बांट का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था। हड़प्पाई बांटों में ये सारी चीजें होती थी। मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनसबदारों की संख्या किस शासक काल में सर्वाधिक थी? तो वह थी औरंगजेब में। क्या हो जाएगा? औरंगजेब की बात करेंगे। पंचायती राज संस्थानों की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत जो है दी गई। पंचायती राज संस्थानों की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। 1990 के दशक में वर्ष 2004 तक संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग प्रारंभ हो गया था। वर्ष 2004 में हो गया था। तो दोनों बातें सही दी गई हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, कथन और कारण वाले प्रश्न, जैसे हम डेली करते हैं कथन और कारण वाले प्रश्न। देखिए, कथन कारण को पढ़ना है। बॉक्साइट टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। कारण बॉक्साइट का एक अयस्क है और यह लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। देखिए, ए आर दोनों सही है। बॉक्साइट जो है आपके
टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और बक्साइट एक अयस्क है और यह लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सत्य तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे था? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। तापस मजूमदार समिति ने सरकार ने जो है 1998 में नियुक्त किया गया था, शैक्षिक व्यय का अनुमान जिससे लगाया जा सके। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, बुद्ध काल में उपज का 1/6 कर के रूप में चुकाना पड़ता था। यानी अगर आपको, ठीक है, 100 रुपये अगर उपज हो रहा है तो 100/6 भाग आपको चुकाना पड़ता था, या 6 रुपये उपज हो रहा है तो 1 रुपये आपको चुकाना पड़ता था। 6 हिस्से में 1 हिस्सा चुकाना पड़ता था। उपज का 1/6 कर के रूप में चुकाना पड़ता था। गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था और शतमान इस काल का प्रमुख ग्रंथ था। तो बुद्ध काल का जो प्रमुख ग्रंथ कौन था? बुद्ध काल का प्रमुख ग्रंथ, तो शतमान की बात करते हैं। साथ ही साथ महामात इस काल का कर ग्रह करता था, तो ये गलत दिया गया है। बुद्ध काल में कर संग्रह करता कौन था? तो महामात्र यहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता यह आपका नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया है। मुगल काल के उत्तराधिकारी में मोरे, घोटके तथा निमलकर किस रूप के प्रतिष्ठित थे? तो वह मराठा सत्ताधारी परिवार के प्रतिष्ठित थे। किसके? मराठा सत्ताधारी। बैंक में दर वृद्धि सामान्यतः किस बात का संकेत देते? तो बैंक में जो दर वृद्धि होती है वह आपके केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इससे तात्पर्य क्या होता है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इससे तात्पर्य है कि इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाहियों के साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है महात्मा बुद्ध ने सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, महात्मा बुद्ध उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को आवश्यक बताया और इन्होंने ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। दोनों बातें सही आपके सत्य दी गई हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सही हो जाएगा। देखिए, संगम साहित्य में लोकल पीएम एक ग्रंथ है, तो हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं, लेकिन उसमें तीनों चीज़ें थी, लेकिन इसमें आपका सिंगल दिया गया है। केवल अंतर इतना है तो तमिल व्याकरण का था। आपका तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है जो किससे? संगम साहित्य से संबंधित है, जो तमिल व्याकरण का है। संगम साहित्य मतलब तमिल की बात करते हैं। बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ होता है बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर एवं वसूल की जाने वाले ब्याज की दरों का अंतर, इसे स्प्रेड कहते हैं। अगला, यूरोप के उत्तरी मैदान के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही दिया गया है? यूरोप के उत्तरी मैदान में इस मैदान में बड़ी बड़ी नौ संचालन की योग्य नदियां बहती हैं
और इस भाग में अवस्थित राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। 2 और 4 ऑप्शन जो दिया गया है सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला कथन देखेंगे जो आपका कथन कारण से है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो ए और दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही है, इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ पे हम चयन करेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्जिद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। देखिए, मस्जिद यहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। मस्जिद में मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन यह फारसी शब्द है, यह गलत है। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मस्जिद कौन सा शब्द है? मस्जिद कौन सा शब्द है? तो यह किस जात का है? अरबी। किसका हो जाएगा दोस्तों? अरबी शब्द है। लेकिन मुसलमान अब अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी मस्जिद प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके विचार में यह स्पेनिश शब्द मोस्का यानी कि बस मजनी मच्छर से निकला था। स्पेनिश शब्द मोस्का है, लेकिन यह अरबी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी? विजयनगर बहनी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तुंगभद्रा और दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, मराठावाड़ा प्रदेश, इन तीनों में विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति थी, लेकिन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में टकराव की स्थिति नहीं थी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कथन है कि सर्दी के मौसम में कुरवई की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में जो है लिया जाता था। तिल, रागी, चने आदि के पैदावार का 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था। शुष्क भूमि में उत्पन्न किए जाने वाले मोटे अनाजों और दूसरी फसलों का 6ठा भाग के रूप में लिया जाता था। तो 1/3 भाग सर्दी मौसम में कुरवई की उपज, तिल, रागी, चने आदि को 1/4 भाग, और शुष्क भूमि में उत्पन्न किए जाने जो मोटे अनाज होते हैं या दूसरी फसल को 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला है, खजुराहो मंदिर के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो खजुराहो मंदिर की अगर बात करते हैं, खजुराहो मंदिर के विषय में सही कथन, तो यह कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, और यह खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। यह छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? खजूरी या खजूरपुरा। खजुराहो को पहले क्या कहा जाता था? खजूरपुरा या खजूरी पहले ही कहा जाता था। खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था, और ये बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2 और 3 वाला ऑप्शन जो है दिया गया है वैसे ही हो जाएगा। और खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वह आपके चंदेल वंश के दौरान किया गया था। किसके? चंदेल वंश के दौरान किया गया। और चंदेल वंश की अगर बात करते हैं तो 950 से 1050 के बीच अपने चरम पर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रचलित टैलेंट क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रचलित टैलेंट जो था वह मुद्रा तथा भार की प्राचीनतम माप थी। टैलेंट जिसे आप कहते हैं टैलेंट, यानी आपके अंदर क्षमताएं क्या है।
एलोरा गुफा से संबंधित बिंदुओं पर विचार करना है। तो एलोरा गुफा से संबंधित जो हमारे बिंदु दिए गए हैं उन पर हमें विचार करना है। तो यहाँ बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं और इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। तो एलोरा के गुफा से संबंधित यहाँ बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है और इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके साथ अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से बृहत हिमालय, पूर्वांचल हिमालय और शिवलिक श्रृंखला पर जो है पाई जाती है हिमालय पर्वत। तो 1, 2, 3 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके साथ सूची, संविधान और उसके अनुच्छेद, न्यायिक प्रवृत्तियाँ दी गई हैं और नीचे बताना है कौन सा कथन आपका किस में होगा। तो थोड़ा यह डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं अब तक के लिए। तो अनुच्छेद 137 जो है यह उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्वावलोकन करने की शक्ति कहते हैं। और अनुच्छेद जो 144 है यह भारत के राज्य के क्षेत्र में सभी सिविल न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। और अनुच्छेद जो 13 है यह सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून के गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। और अनुच्छेद जो 32 है यह सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित कर सकता है। तो 2, 1, 3, 4 जो भी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। तो हरित क्रांति जो द्वितीय चरण का प्रारंभ कब हुआ, यानी मुख्यतः प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ। तो हम बात करेंगे 1970 के दशक की बात की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हरित क्रांति को 2 चरणों में शुरू की गया था। पहला चरण 1966 टू 1976 तक किया गया। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पंडिता रमाबाई, देखिए पंडिता रमाबाई के बारे में देखा जाए कि यह प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह एक कवयित्री थी और ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था इन्होंने। तो यहाँ पे जो बातें हमारी सही दी गई हैं, यह संस्कृत की विद्वान थी। उन्होंने महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। तो दोनों बातें सही दी गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मुगल शाह ने की थी। मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की। तो बात की जाती है अकबर की। मनसबदारी प्रणाली जो है 1571 के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। और मनसब शब्द जो है अरबी मूल का है। किसका शब्द है? अरबी मूल का शब्द है मनसब। अगला है कि पूर्व मध्यकाल 1800 से 12 ईस्वी सौ बीच जो है व्यापार के संबंध में कथनों पर विचार करना कि कौन से कथन सत्य दिए गए। तो 800 से लेके 1200 ईस्वी के बीच जो व्यापार के संबंध थे वह इस काल के चिंतन में भी वाणिज्यिक व्यापार के हास की झांकी मिलती है। इस काल में भारत के बाहर यात्रा करने का निषेध लगा दिया गया था। खारे जल वाले समुद्र की यात्रा करने में व्यक्तित्व अशुद्ध हो जाता था। अगर खारे जल वाले समुद्र की यात्रा करते थे तो उनको अशुद्ध माना जाता था। तो तीनों बातें पूर्व मध्यकाल के संबंध में सही दी गई हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, 2 प्रश्न करेंगे, 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जी हाँ, प्राकृतिक गैस के संबंध में हमारे इन कथनों पर विचार करना, जो प्राकृतिक गैस से संबंधित कथन दिए गए। देखिए, प्राकृतिक गैस के संबंध में जो कथन हमारा सही हो जाता है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए अधिकृत एक संस्था है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस परिवहन एवं विपणन के लिए अधिकृत संस्था है। केवल पहला ऑप्शन सही। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण प्रतिकूल माना जाता है, तो ये गलत है। प्रतिकूल नहीं माना जाता। प्रतिकूल मतलब विपरीत दे दिया, विलोम दे दिया गया, इसलिए गलत हो गया। महमूद गजनी तथा गौरी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो महमूद गजनी और गौरी के संबंध में कथन जो दिया गया है कि यह योद्धा के रूप में महमूद गजनी गौरी से अधिक सफल था। दोनों में से किसी को इस्लाम की चिंता नहीं थी। दोनों ने हिंदू अफसरों और सिपाहियों का उपयोग किया था। तीनों बातें महमूद गजनी और गौरी के संबंध में सही दी गई हैं। बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो आई होप ये 500 क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट किया है अभी तक 10 पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जल्दी आपकी प्रैक्टिस से शुरुआत होने वाली है। तो आई होप 7 PM में अवश्य मिलिएगा। लाइव क्लास के माध्यम से हम मिलेंगे। जो पहले पार्ट का हम पेडागोजी कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल साइंस की जो पेडागोजी भी करने वाले हैं। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से ज्वाइन करें प्रत्येक क्लास को। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।